स्वागत है आप सबका ब्लॉगिंग रैप्टर यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के स्पैम अपडेट के बारे में, जिसके कारण काफ़ी लोगों को इंडेक्सिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं। जो पेज पहले से इंडेक्स है उनके वो भी डी इंडेक्स हो रहे हैं। नए पेज इंडेक्स करने में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं और काफ़ी लोगों का ट्रैफिक भी डाउन हुआ है। तो उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा कि किसके कारण ये हो रहा है, कैसे इस स्पैम अपडेट से हम छुटकारा पाएंगे, या मतलब अपनी साइट को कैसे आप रिकवर करोगे और आगे आपको कोई भी गूगल के अपडेट से कैसे बचना है, वो सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहना। खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेरे ब्लॉगिंग रैप्टर का जो ब्लॉग है उसी में बता देता हूँ। तो मेरे में इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने टाइम से टाइम में जो पुराने के आर्टिकल्स है उनको अपडेट करता रहता हूँ और मुझे मालूम है जो गूगल का स्पैम पॉलिसी है उसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं वो सारी चीज़ें करता रहता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे में अभी कुछ अपडेट का इतना इफेक्ट पड़ा नहीं है। आप देख सकते हो ट्रैफिक थोड़ा डाउन जाता है, ऊपर भी आ रहा है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। मतलब एक तरीके से क्योंकि मैं रेगुलर इसे अपडेट करता रहता हूँ, जो स्पैम पॉलिसीज़ है मुझे मालूम है कि क्या रहता है। वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को कुछ इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा है। बीच में हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आया था, उसके कारण भी काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे लोगों को। HTTPS वाला भी प्रॉब्लम आया था। तो मैं क्या चेंजेस अपने ब्लॉग में रेगुलर करता रहता हूँ, वही सब मैं आपको बताऊँगा, और क्या आपको करना है वही सब मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं गूगल की स्पैम पॉलिसीज़ क्या है। ये 19 अक्टूबर को आया था और 21 अक्टूबर तक पूरा ये रिलीज़ हो गया था, मतलब रोल आउट कर दिया था इस पॉलिसीज़ को। और उसके बाद काफ़ी लोगों को इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ रहा था। तो आप इस आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये सारी गूगल की स्पैम पॉलिसीज़। अगर आपको इनमें से कोई भी किसी पॉलिसी को वायलेट करते हो तो आपके साइट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब इंडेक्सिंग के इश्यूज़ हो सकते हैं, पहले के जो पेजेस है वो डी इंडेक्स हो सकते हैं, और आपका जो ट्रैफिक है वो डाउन भी हो सकता है, क्योंकि गूगल रेगुलरली अपडेट करता रहता है। और उससे भी कैसे बचना है वो आपको मैं लास्ट में बताऊँगा ही। ये जो पेज है इसका मैं आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप जाके इसे डिटेल में पढ़ो, क्योंकि मैं तो आपको ऊपर से बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इसका आप यहाँ पे लैंग्वेज भी है, तो आप इंग्लिश हिंदी अपने हिसाब से चेंज करके आपको जो भी लैंग्वेज में समझ में आता है आप कर सकते हो। तो जो क्लॉकिंग होता है उसमें ये होता है कि आपने जो अपने आर्टिकल का टाइटल लिखा है, आपने कई सारे आर्टिकल लिखे होंगे, उसमें जो टाइटल है, लेकिन कोई भी यूज़र उस पर क्लिक करता है और वो जिस पेज पर आता है उसमें कुछ और ही कंटेंट होता है। तो वो एक तरीके से आप मिसलीड कर रहे हो आपके यूज़र्स को। मतलब जो भी यूज़र में आ रहे, मतलब जो भी सर्च इंजन है, क्रॉलर्स हैं, और जो भी आपके साइट पे यूज़र्स आ रहे हैं उनको तुम मिसलीड कर रहे हो। तो ये आपको नहीं करना है, ये क्लॉकिंग में आता है और ये स्पैम पॉलिसीज़ को वायलेट करता है। तो अगर आप ये चीज़ करो तो तुरंत उसे बंद कर दो। हर चीज़ का इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर आता है डोरवेज। डोरवेज एक तरीके से आप समझ सकते हो फनल्स होते हैं। जैसे हम कोई भी एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो फिर दूसरे पेज पे जाता है, फिर दूसरा पेज आता है, फिर उस पर क्लिक करते हो तो तीसरे पेज पे जाता है। इस तरीके से आपको एक जो आपका डोमेन है, जो आपने गूगल में इंडेक्स कराया हुआ है, अगर वहाँ से वो किसी दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो रहा है, फिर वहाँ पर आगे वो किसी तीसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो रहा है, होता है डोरवेज। तो वो चीज़ अगर आप कर रहे हो अपने कंटेंट में तो वो चीज़ भी आपको नहीं करना चाहिए, ये भी स्पैम पॉलिसीज़ के खिलाफ है। फिर आता है हैक कंटेंट। तो हैक कंटेंट में ये आता है कि जो भी कंटेंट आपका है, आपके पेज पे कोई आ रहा है तो उसको आपने ऐसा कोड डाल दिया आपकी साइट पे जिससे वो बार बार पॉपअप्स आ रहा है, तो एक तरीके से स्पैम में काउंट होता है। और हो सकता है कि गूगल को ऐसा लगेगा कि ये आप मतलब जो यूज़र है उसको हैक करने की कोशिश कर रहा है, उसका डेटा निकालने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको स्पैम में ले लेता है। वही कोड हो गया, फिर पेज आपने कोई ऐसा बना दिया, कंटेंट को ऐसा डाल दिया, फिर आता रिडायरेक्ट, आपने एक पॉपअप डाला, उस पर कोई क्लिक किया तो तीसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो गया और आपने उसका कोई कंटेंट हैक कर लिया। इस टाइप के पेजेस अगर आपके हैं तो वो भी आपको बंद करने चाहिए। वैसे आप करोगे तो नहीं, लेकिन अगर आप इस टाइप का कोई कंटेंट आपकी साइट पे है तो उसे हटा देना। फिर आता है हिडन टेक्स्ट एंड लिंक्स। अब हिडन टेक्स्ट लिंक्स में आप समझ गए होंगे। हिडन टेक्स्ट मतलब समझ लो जो आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का है और आपका जो टेक्स्ट है, मतलब जो आपका टेक्स्ट है वो भी वाइट कलर का है। हिडन टेक्स्ट तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग वाइट टेक्स्ट ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, मतलब आपका जो टेक्स्ट है, जैसे ये वाइट बैकग्राउंड है, अब इसमें ब्लैक कलर का टेक्स्ट है, लेकिन इसी को अगर सिलेक्ट करके आपने वाइट कलर का किया हुआ है जो लोगों को दिख नहीं रहा, तो वो भी स्पैम में आ जाता है। हिडन टेक्स्ट बिहाइंड एन इमेज, जो आपका इमेज है उसके पीछे आपने कोई टेक्स्ट हाइड करके रखा है, तो वो चीज़ भी होनी नहीं चाहिए। यूजिंग CSS टू पोजीशन टेक्स्ट ऑफ स्क्रीन, आपने कोई ऐसा आपने CSS यूज़ किया है ताकि आपका जो पूरा स्क्रीन है, मतलब यूज़र का जो स्क्रीन है, उसके दाएं बाएं में कहीं पे नीचे में कंटेंट में हाइड करके ऐसा कोई टेक्स्ट आपने रखा हो। फिर सेटिंग अ फॉन्ट साइज और ओपेसिटी टू 0, मतलब फॉन्ट आपने लिख तो दिया है, हो सकता है आपने कोई पर्टिकुलर कीवर्ड टारगेट करने के लिए अपने ब्लॉग में उसे लिख दिया हो और उसको आपने साइज़ या फिर बहादुरी दिखाने के लिए थोड़ा आप अपने आप को थोड़ा इंटेलिजेंट समझ रहे हो और आपने उसको कंटेंट का उस कीवर्ड का आपने फॉन्ट कम कर दिया हो एकदम 0, या फिर उसका साइज़ कम कर दिया हो ताकि आप उसको टारगेट कर लो, तो वो भी गूगल समझ जाता है। काफ़ी पावरफुल AI है इनका। फिर आपने कोई लिंक हाइड किया, मान लो जैसे ये बुलेट पॉइंट है तो आपने उसमें कोई मतलब लिंक हाइड कर लिया। जैसे यहाँ पे कॉलन आ रहा है तो इस कॉलन को आपने सिलेक्ट किया इतना सा और उसमें कोई लिंक डाल दिया, ये सब हिडन लिंक्स बोलते हैं। ये सब भी आपको नहीं करना है। सो ये आपका एक तरीके से हिडन टेक्स्ट और लिंक नहीं होना चाहिए।
फिर आता है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग तो पहले से ही ना बोला जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग करते हैं रैंक करने के लिए, ताकि सोचते हैं कि मैं सारे कीवर्ड अपने आर्टिकल में डाल दूंगा, मेरे कंटेंट में डाल दूंगा तो मेरा साइट रैंक कर लेगा, गूगल उसे स्पैम में ले आएगा और उसको कहाँ फेंक देगा पता भी नहीं चलेगा आपको। तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी भी लोग बोलते हैं कि अगर आप 100 वर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसमें सिर्फ 1% आपका कीवर्ड रिपीट होना चाहिए, तो वो भी आपको नहीं करना है। कीवर्ड डेंसिटी से कोई मतलब नहीं होता आपके रैंकिंग में। आपको अपना कीवर्ड वहाँ यूज़ करना है जहाँ उसे ज़रूरत है, ज़बरदस्ती उसको स्टफ़ नहीं करना है। ये अगर आप कर रहे हो गूगल को समझ में आ जाएगा और वो आपकी रैंकिंग में भी इफेक्ट नहीं करेगा। आपका आर्टिकल जो है वो डी इंडेक्स हो जाएगा, और ये काफ़ी लोगों का भी हो भी रहा है। 2-3 जनों का मुझे टेलीग्राम पर मैसेज आया था कि मेरे आर्टिकल डी इंडेक्स हो रहे हैं, तो मैंने उनका आर्टिकल चेक किया, उनका मैंने देखा था काफ़ी कीवर्ड स्टफिंग थी उसमें, तो वो इसका कारण हो सकता है कि इस कारण से आपका आर्टिकल डी इंडेक्स हुआ, तो उसको आपको अपडेट करना है। और अब आगे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अब लिंक स्पैम में आप क्या क्या चीज़ें आती है बताते हैं। एक्सचेंजिंग मनी और लिंक्स, मतलब मान लो 2 ओनर है, एक आपको और एक दूसरा है। आपने इसको बोला कि मैं आप मेरी साइट को लिंक दे दो, और उसने बोला कि आप मेरी साइट को लिंक दे दो, तो अभी गूगल समझ आता है, तो वो भी एक तरीके से लिंक स्पैम में आ जाएगा, और वो आपको स्पैम पॉलिसीज आप वॉयलेट करोगे उसमें चला जाएगा। या फिर उसने आपको पैसे दिए हो कि उसका लिंक आपके वेबसाइट पे डाल लो, तो वो भी लिंक स्पैम में आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिंक स्पैम कैसे होगा। अगर मान लो काफ़ी लोग गेस्ट पोस्टिंग करते हैं तो उनका लिंक तो देना ही पड़ता है आर्टिकल में टू फॉलो, तो जो रिलेटेबल लिंक्स हो वही है। और ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप अपनी साइट पे गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप देखो लिंक कौन सी वेबसाइट पे जा रहा है, और वो वेबसाइट ट्रस्टेबल है या नहीं, मतलब अच्छी है या नहीं। अगर वो वेबसाइट भी स्पैम है और आप उसको अपने आर्टिकल में लिंक कर रहे हो, मतलब आपके पोस्ट पे, आपके ब्लॉग पे, तो भी आपका लिंक स्पैम में आएगा और आपके ब्लॉग पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और ये आपको नहीं और आप ये नहीं चाहते हो। तो इसलिए अगर आप गेस्ट पोस्ट भी एक्सेप्ट करते हो तो देखो कि कौन सी साइट को आप लिंक दे रहे हो। इसलिए आप कभी भी गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हो तो उनसे पूछ लेना आप कौन सी साइट पे लिंक चाहते हो, तो आपको साइट बताएंगे। अगर आपको लग रहा है ये साइट अच्छी है, लिंक देने लायक है, तो ही उसे लिंक देना, वरना आप गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट मत करना। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो लिंक मिल जाएगी अच्छी साइट से, लेकिन आप एक गलत साइट को लिंक दे रहे हो, गूगल में आपकी अथॉरिटी खराब होगी और आपका स्पैम पॉलिसी वॉलेट होगा, सो लिंक स्पैम में आएगा। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है। फिर आता है मशीन जनरेटेड ट्रैफिक, जो हम बोलते हैं बॉट ट्रैफिक। ये चीज़ तो कभी मत करना। काफ़ी सारे एड्स आते हैं अभी भी गूगल में, मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, उसमें जो स्किपेबल एड्स होते हैं या फिर नीचे साइड में डिस्प्ले एड्स आते हैं, उसमें आता है गेट ट्रैफिक। वेबसाइट का नाम तो नहीं बताऊँगा मैं, कि आप इस तरीके से ट्रैफिक ले लो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये लोग बोलते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन वो सब मशीन जनरेटेड ट्रैफिक रहता है। गूगल सब कुछ समझ लेता है कि क्या है। गूगल इतना AI है भाई, उसको आप धोखा नहीं दे सकते हो। तो आप जो भी है जेन्युइन चीज़ें रखो, सब कुछ नेचुरल, जो हम बोलते हैं नेचुरल हमेशा अच्छा रहता है, वही रहो। आपको कुछ चेंजेस ज़्यादा दिमाग लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम वर्क करते रहो, ट्रैफिक अपने आप आएगा। तो ये सब फ्री के ट्रैफिक के चक्कर में या फिर पैसे देकर ट्रैफिक खरीदने के चक्कर में मत पड़ना। कहता है मेलवेयर या मैलिशियस बिहेवियर। तो गूगल को लगेगा कि आपकी वेबसाइट जो है उसमें कुछ ऐसा है जिससे लोगों के डिवाइस को अटैक हो सकता है, मतलब हैक अटैक हो सकता है, या फिर वायरस उनके फ़ोन में जा सकते हैं, डिवाइस में जा सकते हैं, तो वो आपको स्पैम में डाल देगा। आपके वेबसाइट पे वायरस नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके की होस्टिंग आप यूज़ करना जिसमें आपको कुछ दिक्कत ना हो। और कौन सी अच्छी होस्टिंग है उसके ऊपर मेरे डिटेल में आर्टिकल लिखा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो मेरे ब्लॉग पे। अब मिसलीडिंग फंक्शनैलिटीज़ भी यही होता है कि आप दूसरे लोगों को क्लिक बेट कर रहे हो कि आओ मेरी वेबसाइट पे, आप 10 लोगों को शेयर करो, आपको 5,000 रुपये मिल जाएंगे। जैसे आपको मालूम होगा, आप व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे, काफ़ी दोस्त आपके भेजते होंगे आपको कि फ्री में आईफोन मिल रहा है। आप उस लिंक पे गए, मतलब अमेज़ोन की तरफ से ऐसा लिंक वो लोग बना के भेज देंगे। उस पर आप जाओगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे, फिर नीचे लगेगा 10 जनों को शेयर करो, वो ऐसे शेयर होता रहता है, वो साइट कमाते रहता है और आपका कटता रहता है। तो ये सब टाइप का भी कंटेंट, मतलब मिसलीडिंग कंटेंट आपकी साइट पे नहीं होना चाहिए। फिर आता है स्क्रैप्ड कंटेंट। अब स्क्रैप्ड कंटेंट का भी बीच में अपडेट आया था, जो कॉपी पेस्ट साइट से रहती है, गूगल के हिसाब से बोल रहा हूँ। कॉपी पेस्ट लोग बोलते हैं एडसेंस अप्रूवल में ले लो, तो एडसेंस अप्रूवल में हो जाता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली वर्क करना है तो कॉपी पेस्ट वर्क से आप नहीं लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद गूगल वो समझ जाएगा कि आपका कॉपी कंटेंट है, तो आपका फिर वो हट जाएगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में काम करना है तो आपका स्क्रैप कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखें। स्क्रैप कंटेंट वही हो गया, आपने किसी दूसरा कंटेंट लिया, कॉपी किया, उसे अपने साइट पे पेस्ट कर लिया, या फिर उसको पूरा ट्रांसलेट करके अपने साइट पे डाल दिया, तो वो भी स्क्रैप कंटेंट ही होता है। ठीक है, तो स्क्रैप कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए, जो भी है ओरिजिनल खुद से लिखो। अब फिर आता है स्नीकी रीडायरेक्ट्स। अब इसमें ऐसा है कि आप यूज़र को URL कुछ और बता रहे हो और वो सारे किसी और साइट पर, या फिर आपने कुछ ऐसा सेटअप किया हो आपके ब्लॉग में कि जो मोबाइल यूज़र्स है अगर उस लिंक पे क्लिक करे तो वो दूसरे लिंक पे जावे, मतलब दूसरी साइट पे जावे, और जो डेस्कटॉप यूज़र है वो उस लिंक पे क्लिक करे तो वो दूसरे किसी वेबसाइट पे जावे। तो ये स्नीकी रीडायरेक्ट्स बोलते हैं, मतलब ये भी एक पॉलिसी वायलेशन है, स्पैम पॉलिसी वायलेशन। तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए आपकी साइट पे। और ये कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए, तो आप पढ़ोगे तो इसलिए समझ में आ ही जाएगा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है,
स्पैमी ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट। तो इनडायरेक्टली पूरा टारगेट किया है एआई कंटेंट राइटर्स को। आप एआई कंटेंट, अगर आपका पूरा जो ब्लॉग है, ब्लॉग पोस्ट है, वो पूरा एआई जनरेटेड है तो वो भी स्पैम में आ जाएगा। गूगल सब समझ में आता है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऑटोमेटिक टूल के मदद से आपने अगर किसी आर्टिकल को जनरेट किया है तो वो भी स्पैम में आ जाएगा। ट्रांसलेटेड कंटेंट हो गया, किसी का आपने ट्रांसलेट करके अपने वेबसाइट डाल दिया, जिसका लोग पढ़े तो मतलब कुछ और ही हो जाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि जो ट्रांसलेटेड कंटेंट होता है उसका मतलब कुछ और ही हो जाता है, क्योंकि वो वर्ड्स एग्जैक्ट ट्रांसलेट कर लेता है और उसका मतलब कुछ अलग हो जाता है। हिंदी टू इंग्लिश कर रहे हो, इंग्लिश में आप गुजराती, मराठी, तेलुगु जो भी आप कर रहे हो वो मतलब कुछ अलग ही निकलता है। वो आप जब करोगे तो आपको समझ में आता ही होगा। तो आपको ऐसा कंटेंट नहीं करना है। आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो सबसे बेस्ट ये है कि आप खुद उसके प्रूफ रीड करो। जो आपको चेंज लग रहा है कि नहीं भाई ये गलत है, इसे आप खुद से थोड़ा चेंजेस करके आप पब्लिश करो। लेकिन वो भी आप मत करो 100% खुद का कंटेंट लिखो। मैंने वही वीडियो बनाया हुआ है कि आप खुद का कंटेंट कैसे इजीली लिख सकते हो। सो उसको आप ट्राई करो यार, इतना दिमाग मत लगाया करो। ब्लॉगिंग को इतना खुद आप डिफ़िकल्ट बना रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। आप खुद ये सब ऑटोमेटिकली, आप एक तरीके से ऑटो ब्लॉग भी बोल सकते हो, जो ऑटोमेटिक जनरेट कंटेंट होता है, तो वो भी एक तरीके से स्पैम में ही आता है। जो ऑटो ब्लॉग्स होते हैं वो भी आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं करेगा। जो भी ऑटो ब्लॉग पे वर्क कर रहे हैं आप उनसे खुद पूछ सकते हो कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं। उन पे वो वर्क करते हैं, कुछ टाइम उस पर अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं, फिर वो नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो ऑटो ब्लॉग करते हैं लोग, कर सकते हो आप भी, आपके ऊपर है। लेकिन गूगल टाइम टू टाइम ऐसे अपडेट्स लाता रहता है, तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद ऑटो ब्लॉग्स भी काम ना करें। तो आप खुद से कंटेंट लिखना सीखो। हो सकता है गूगल कुछ ऐसा अपडेट ले आए कि एआई कंटेंट चलेगा ही नहीं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। अगर आपको लॉन्ग टर्म में ब्लॉगिंग करनी है तो ये सब काम मत करो, करो लेकिन साथ में खुद से भी कंटेंट लिखो ताकि आपको उस टाइम पे डिफिकल्टीज ना आए। अब आता है 3 अफिलिएट पेजेस। मतलब आपने कोई अफिलिएट, मतलब कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया और उसके रिव्यूज करके आपने एक आर्टिकल लिख दिया, और कहीं दूसरी साइट से, जैसे ट्रस्ट पायलट हो गया, होस्टिंग का करते हो तो होस्ट एडवाइस एक साइट है, G2 हो गया, ये सब जो वहाँ पे ओरिजिनल यूजर रिव्यू डालते हैं, आपने उनका रिव्यू कॉपी करके अपने साइट पे ऐड कर रहे हो, तो वो 3 एफिलिएट पेजेस आता है और वो एक तरीके से पॉलिसी वायलेट हो रहा है, तो वो भी आपके स्पैम में जाता है और वो गूगल को पसंद नहीं है, तो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी। अब आता है यूजर जनरेटेड स्पैम। आपकी जो साइट है, आप सोच रहे हो कि ज़्यादा मेरे आर्टिकल इंडेक्स में करा दूंगा तो ज़्यादा मेरे वेबसाइट पे विजिटर्स आएंगे, तो वो भी स्पैम हो जाता है। मतलब आपने ऐसा अलाउ कर दिया कि आपकी साइट पे कोई आवे, वो अकाउंट बनाए हुए और वहीं पे आपके आर्टिकल पब्लिश करते हुए स्पैम कर दे रहे हुए, या फिर कुछ ऐसा आपने अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है कि वो अपलोड कर दे हुए, तो वो भी एक तरीके से स्पैम में आता है। जैसे आप देख सकते हो स्पैमी अकाउंट बनाना, ज़्यादा अकाउंट बना दिया पोस्टिंग सर्विस में, आपके स्पैमी पोस्ट, मतलब कोई भी आ रहा है वो पोस्ट भरे जा रहा है, नए नए अकाउंट यूज़र बना रहे, नए नए यूज़र अपना अकाउंट बना रहे हैं और मनचाहा पोस्ट डाले जा रहे हैं। फिर फॉरम्स जो होते हैं, फॉरम में लोग क्वेश्चन पूछते हैं, स्पैम में कर रहे हैं, तो वो भी स्पैम, एक तरीके से स्पैम हो रहा है, तो फिर गूगल को पसंद नहीं आएगा। वो चीज़ भी आपको अलाउ नहीं करनी है आपकी साइट के ऊपर। और लास्ट पॉइंट है अदर बिहेवियर दैट कैन लीड टू डिमोशन और रिमूवल। तो कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट, अगर आपकी साइट पे आपका कोई कंटेंट है और उसके लिए कोई कॉपीराइट क्लेम कर रहा है तो वो भी आपके साइट को एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट करेगा, क्योंकि किसी को लग रहा है कि ये उसका कंटेंट है। अब गूगल उसे चेक तो करेगा कि गलत है या नहीं है। अगर वो सही आपका खुद का कंटेंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप किसी और का कंटेंट डाल रहे हो और उसने आपके साइट पे स्ट्राइक मार दी है, DMCA कर दिया है, तो वो भी गूगल को समझ में आ जाता है कि ये साला कॉपी कर रहा है, इसको हमको इग्नोर ही मारना है, बर्बाद हो जाएगी साइट आपकी, कोई मतलब नहीं है। फिर ऑनलाइन हेरेसमेंट रिमूवल्स, आपने किसी को साइबर बुलिंग कर लिया हो, आपने कुछ ऐसा कंटेंट, रोस्ट जो बोलते हैं हम, आपने अपने साइट पे कुछ ऐसा कंटेंट डाला हो जो दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, दूसरे की पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर पर्सन को आप टारगेट कर रहे हो, उसको नीचा दिखा रहे हो, तो वो भी एक ऑनलाइन हेरेसमेंट में आ जाता है। तो वो चीज़ भी आपको आपकी साइट पर नहीं करना है, ये बात का ध्यान रहे। फिर आता है स्कैम एंड फ्रॉड्स। अब स्कैम एंड फ्रॉड, आपको मालूम है कि आपकी साइट पे कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप स्कैम कर, गूगल को लगे कि ये स्कैम है, या फिर आप किसी दूसरे को इम्पर्सनेट कर रहे हो, या फिर मतलब जैसे मेरा ब्लॉग है bloggingafter.com, तो आपने bloggingafter.in ले लिया और आप उस पर आर्टिकल्स बना के डाले जा रहे हो और मेरे नाम से डाल रहे हो, वो भी एक तरीके से फ्रॉड में आ रहा है, स्कैम कर रहे हो। मैं कभी भी स्ट्राइक मार दूंगा और आपका ब्लॉग रातों रात गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो गाइस ये तो होगी गूगल की स्पैम पॉलिसीज़ कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, और ये जो लिंक है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा ताकि आप खुद भी जाके उसे पढ़ो। और मैं चाहता हूँ कि आप खुद जाके पढ़ो ताकि आपको सब कुछ सही से समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो अब मैंने पॉलिसीज़ की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग टिप्स। अब इंडेक्सिंग टिप्स मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये स्पैम अपडेट आने के बाद काफ़ी लोगों की साइट स्पैम नहीं है, फिर भी गूगल उसे स्पैम की तरह ट्रीट कर रहा है। मैंने काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, मैंने उनकी साइट चेक करी है और वो ऐसा स्पैम वाला काम नहीं कर रहे, खुद का कंटेंट डाल रहे, लेकिन गूगल को ऐसा लग रहा है कि ये है। तो उससे आप ओवरकम कैसे करोगे वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। लेकिन अब इंडेक्सिंग टिप्स की बात करें, सबसे पहले आता है गूगल का जो
गूगल का खुद का जो सर्च कंसोल है उसमें आप अपना URL डालो, नीचे आता है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। स्लो प्रोसेस है लेकिन वहाँ से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो ताकि गूगल के क्रॉलर्स उस पर आएँ। दूसरा आता है पिंगलर या पिंगोमेटिक, जैसे जो पिंगिंग साइट है, ट्रस्टेड साइट है, ऐसे कोई भी आड़े टेढ़े साइट पर मत चल जाना। पिंगलर.com, पिंगोमेटिक.com ये मैं खुद यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इन दो को यूज़ करके अपने साइट को पिंग कर सकते हो। ये जो टूल्स होते हैं पिंगिंग वाले, ये जो सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स होते हैं उनको पिंग करते हैं, मतलब उनको एक मैसेज देते हैं कि ये नया साइट आया है, नया URL है, इसे क्रॉल करो। तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। इंडेक्सिंग के लिए क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग API यूज़ कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ब्लॉगर के लिए भी बनाया हुआ है, मैंने वर्डप्रेस के लिए भी बनाया हुआ है। ब्लॉगर पे भी अगर आप वर्क कर रहे हो तो मैंने उसके लिए बनाया था, कहाँ गया, आप देख सकते हो API इंडेक्सिंग ऑन ब्लॉगर, और पूरा प्रूफ के साथ मैंने बनाया है। और फिर API इंडेक्सिंग फॉर वर्डप्रेस, मतलब वर्डप्रेस के लिए बनाया मैंने और ब्लॉगर के लिए बनाया है। तो अगर आप वर्डप्रेस पे वर्क कर रहे हो तो आप वर्डप्रेस वाला वीडियो देख लेना, ब्लॉगर पे कर रहे हो तो ब्लॉगर पे कर लेना, और अगर आप किसी और भी CMS पे वर्क कर रहे हो तो आप जो ये ब्लॉगर वाला वीडियो उसको देख लेना, तो वो किसी भी CMS पे वर्क करेगा। आपको ये वाला अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ब्लॉगर वाला, तो उससे आप वर्डप्रेस की साइट को भी API इंडेक्स यूज़ कर सकते हो, ब्लॉगर के भी कर सकते हो, और जितने भी CMS है आपकी साइट को आप उसमें API इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हो। फिर आता है हमारा लास्ट गूगल न्यूज़। तो गूगल पब्लिशर डैशबोर्ड है, आप वहाँ पे जाके अप्रूवल ले लो, आपके आर्टिकल जल्दी से जल्दी इंडेक्स होने में चल जाएंगे। मतलब क्योंकि न्यूज़ साइट को गूगल ज़्यादा प्रेफरेंस करता है, क्योंकि न्यूज़ लेटेस्ट होते हैं, उनको जल्दी क्रॉल करता है, तो आपके वहाँ से इंडेक्सिंग के चांसेस होते हैं। और गूगल न्यूज़ का अप्रूवल कैसे लेना है ये भी डिटेल में मैंने पूरा विथ प्रूफ वीडियो बनाया हुआ है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे वीडियोज़ के आप चेकआउट कर लेना। तो ये बात होगी हमारे इंडेक्सिंग टिप्स की। अब मैं बात करता हूँ कि अब फ्यूचर में गूगल के जितने भी अपडेट आए उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर लो। मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट बताया था, मेरा ट्रैफिक का जो चार्ट है ऊपर नीचे रहता है लेकिन कभी डाउन नहीं गया है, वो इसी कारण से गया है। तो इसी कारण से नहीं गया, तो वही मैं आपको टिप्स बता देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि फॉलो ऑल स्पैम पॉलिसीज, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, लिंक भी दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर लेना, उन्हें आप फॉलो करो। भाई हमको गूगल की ज़रूरत है, ठीक है, हमको चाहते हैं कि हमारे ट्रैफिक आए, आप गूगल के सर्च इंजन को यूज़ कर रहे हो ताकि आपकी साइट पे ट्रैफिक आए, तो आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपनी साइट पे अपनी मनचाहा चीज़ें कर दोगे और गूगल आपको ट्रैफिक दे देगा। स्टार्टिंग में दे देगा लेकिन बाद में समझ जाएगा कि ये मेरे साथ स्कैम कर रहा है, तो आपको हटा देगा। इसलिए आपको उसके हिसाब से वर्क करना पड़ेगा, तो उसकी सारी पॉलिसीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी झक मार के। सारे पॉलिसीज स्पैम वाले आपको फॉलो करना पड़ेगा। कंटिन्यूसली अपडेटिंग ओल्ड कंटेंट। अब जैसे अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो तो आप देखा करो कि मैं टाइम टू टाइम जो मैं आर्टिकल अपडेट करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 2 आर्टिकल अपडेट किए थे, उनके भी मैंने लिंक शेयर किया था, क्योंकि टाइम टू टाइम कंटेंट चेंज होता रहते हैं। रिसेंटली मैंने हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग का भी आर्टिकल अपडेट किया है, सर डेफिनेटली चेकआउट करना। और उसका तो मैं पूरा पर्टिकुलर एक सीरीज़ लाने वाला हूँ चैनल पर, तो उसे भी आप मिस मत करना, काफ़ी अच्छा आपको हेल्प रहेगा, काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो। आपको अपना जो ओल्ड कंटेंट है उसको कंटिन्यूसली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं करोगे तो जो नए कंटेंट आ रहे हैं, फ्रेश कंटेंट आ रहे हैं, गूगल उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है स्टार्टिंग में। अगर उनका कंटेंट अच्छा है आपसे सही में, तो फिर वो आपकी साइट की रैंकिंग जरूर डाउन जाएगी, आपका ट्रैफिक भी डाउन जाएगा। इसलिए टाइम टू टाइम अगर आपका कोई ऐसा कंटेंट है जिसको अपडेट करने की ज़रूरत है। और एक सीक्रेट बात मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई भी बड़े ब्लॉग को चेक करते रहना और उनके जो लास्ट अपडेटेड डेट होता है आप चेक करना, वो करंट डेट होता है। मतलब समझ लो आज जैसे 31 तारीख है, 31 अक्टूबर है, तो उनके जो रिसेंट के टॉप के जो आर्टिकल दिख रहे होंगे 10, मतलब समझ लो उनके पोस्ट है 200 पोस्ट उनकी साइट पे ना, तो सब आज के दिन ही अपडेट होंगे। वो लोग रेगुलर अपने डेट और मतलब रेगुलर अपने पोस्ट को अपडेट करते रहते हैं। वो इसी कारण से करते रहते हैं ताकि गूगल को पता चले कि हाँ भाई ये जो आर्टिकल है, ये जो इंडेक्स आर्टिकल है, इसमें रेगुलरली वर्क हो रहा है और ये लेटेस्ट चीज़ें, नई चीज़ें इसमें ऐड कर रहा है, तो गूगल उसको प्रेफरेंस देता है। ये इस बात पे तो लाइक बनता है। अरे चेकिंग एंड अडेप्टिंग चेंजिंग अकॉर्डिंग टू गूगल न्यूज। फिर लास्ट पॉइंट जो ये है, और लास्ट पॉइंट जो हम भी बात कर रहे थे स्पैम पॉलिसीज की, गूगल के आए दिन नए नए अपडेट्स आते रहते, तो वो अच्छी चीज़ें ही रहती है, हमारे लिए भी अच्छा रहता है, यूजर्स के लिए भी अच्छा रहता है। तो गूगल के जो अपडेट्स आते हैं उनको आप फॉलो करो, जो अपडेट है उसके हिसाब से अपनी साइट पे भी चेंजेस करते रहो। तो ये, और अगर ये तीनों चीज़ आप फॉलो करते हो जैसे मैं भी करता हूँ, तो गूगल का कोई भी अपडेट आपकी साइट का ट्रैफिक भी डाउन नहीं करेगा, ना इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम लाएगा, ना आपकी किसी साइट को मतलब किसी आर्टिकल को डी इंडेक्स करेगा। और ये प्रॉब्लम्स मेरे ब्लॉगिंग एप्टर के ब्लॉग में नहीं आती है, इसी कारण से, क्योंकि मैं उनको फ्रिक्वेंटली अपडेट करता रहता हूँ आर्टिकल्स को, जो अपडेट करने लायक होते हैं उनको। ठीक है, यही वीडियो था, पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है। काफ़ी लंबा ये वीडियो भी हो गया होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन काम की है और इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, और गूगल के अपडेट से बचना है, तो यही एक उपाय है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर इसे लाइक करना, शेयर करना अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ जिनको स्पैम कंटेंट अपडेट के कारण दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। और क्या मिलता है अगले वीडियो में।